बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पेपर से पहले आपने पढ़ने हैं। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, बस उसको उन्हीं पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो एरिक्सन की जो थ्योरी के मतलब 8 स्टेप्स है वो आपको याद होनी चाहिए, जिसमें इन्फेंसी है, टॉडलर है, प्री स्कूलर है। इसके साथ साथ साल का आपको पता होना चाहिए इन्फेंसी में क्या होता है। जैसे इन्फेंसी फर्स्ट ईयर जो है उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। टॉडलर जो 2 साल का है, ठीक है, उसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट होता है। ठीक है। प्री स्कूलर ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है यंग एडल्ट्स, मिडिल एडल्ट्स और लेट एडल्ट्स। ठीक है, ये 3 स्टेप इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यंग एडल्ट्स 20 to 40s, ठीक है, 20 to 40 का जो एज है इसको हम कहते हैं यंग एडल्ट्स। और इसका जो स्टेप है वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब ये कि इसमें जो है बंदे को बिलोंगिंग्स, रिलेशनशिप, पार्टनर, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसको हम इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कहते हैं। इसका जो बेसिक वर्चू है या इसमें जो मेन मकसद होता है वो होता है लव। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो इसमें होते हैं वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स वगैरह, लाइफ पार्टनर और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये आपको इस स्टेज के हवाले से ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा लेट एडल्टहुड है, तो लेट एडल्टहुड में या लेट एडल्ट्स में, अच्छा मिडल मिडल तो छोड़ दिया, मिडल में जो है 40 to 60s, 40 से 60 साल का उम्र जो है वो मिडिल एडल्ट्स कहलाता है। और इसका जो स्टेप है वो है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। मतलब अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करना, उनके लिए कमाना, पैसे कमाना, उनका ख्याल करना, ठीक है, केयर करना, ये इस स्टेज में आता है। और इसका जो बेसिक वर्चू है, जो मकसद है वो है केयर। ठीक है, मतलब इस स्टेज में जो है अपने बच्चों, फैमिली का ख्याल रखते हैं। और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इसमें आता है पेरेंटहुड, मतलब जो है लोग जो है वो पेरेंट्स बनते हैं, अपने बच्चों का ख्याल करते हैं और इसके अलावा वो उनके लिए कमाते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेजेस लेट एडल्ट्स, जो कि 60 और इसके बाद का जो एज है वो होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। मतलब ये कि जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है उसको देख के जो है या तो इंटीग्रिटी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश फील होंगे कि मतलब हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, या फिर डिस्पेयर, मतलब उनको जो है शर्मिंदगी होगी। ठीक है। इसमें जो बेसिक वर्चू, जो मेन मकसद है वो है विजडम। मतलब वो होशियार हो चुके होते हैं, उनको पता चल रहा होता है कि मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बुरी ज़िंदगी गुजारी। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट इसमें है वो है रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ। मतलब ज़िंदगी को देखना, ज़िंदगी, अब उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उनके ऊपर देखना कि मैंने क्या कैसी ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो लिखा हुआ है एक्युमुलेटेड नॉलेज एंड वर्बल स्किल्स। उनके पास जितना नॉलेज है, जितना उनको चीज़ें समझने का, हल करने का उनके पास जितना नॉलेज है, और जितने उनके पास वर्बल स्किल्स है, किसी काम को, किसी बात को बातों के ज़रिए हल करना, किसी को अपनी बातों से मुतमईन करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और ये वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जितना किसी का एज बढ़ता है उतना जो है उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती है। दूसरा है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस में एब्स्ट्रैक्टली, मतलब किसी बात पे सोचना, किसी बात को जो है वो अच्छे से हल करना, कोई मसला, ठीक है, रीजनिंग करना, किसी बात पे जो है वो बहस मुबाहिसा करना, ये जो है फ्लूइड इंटेलिजेंस कहलाता है। और ये वक्त के साथ साथ कम होता है। जैसे कि किसी की उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो वो अच्छा नहीं सोच सकता, या फिर वो अपने दिमाग से उस तरह काम नहीं ले सकता जिस तरह एक जवान बंदा लेता है। ठीक है। ये है एडल्टहुड और ओल्ड एज का जो जो पीपीटी थी, वो बस इतनी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पीपीटी, दैट इज़ इमोशंस। इमोशंस आपको पता है कि लिखा हुआ है इंटेंस फीलिंग डायरेक्टेड इन समवन और समथिंग। किसी चीज़ के ऊपर शिद्दत वाले फीलिंग्स आना, ठीक है, मतलब गुस्सा आना, प्यार आना, मोहब्बत आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। तो किसी चीज़ के ऊपर या किसी बंदे के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें आ रही होती है
किसी वजह से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इमोशंस कहते हैं। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं या तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले उसमें है फिजिकल कंपोनेंट, मतलब हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने फॉर एग्जांपल कोई किसी को मार रहा है या कोई गाली दे रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा। अब ये गाली देना, मारना, ये क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से मेरे इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब जाग रहे हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो रहे हैं। दूसरा क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है वो दिमाग से ताल्लुक़ रखता है। कॉग्निटिव का वर्ड जहाँ भी आता है वो हमें ब्रेन, दिमाग, ज़हनियत के बारे में बताता है। अब कॉग्निटिव आया तो मतलब ये कि हमारे जो इमोशंस है, जिस तरह हम फील करते हैं, ठीक है, उस काम के बाद, वो कॉग्निटिव कंपोनेंट है। और उस फील करने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन होता है या आपको जो चीज़ मतलब समझ आती है, आपका जो बिहेवियर होता है उसके बाद, वो क्या कहलाता है, बिहेवियर कंपोनेंट। ये तीन कंपोनेंट्स आते हैं इमोशंस में। इसके अलावा पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन तो बहुत इजी है। पॉजिटिव इमोशन वो जो बंदा उसके बारे में अच्छा फील करे, जैसे होपफुल है, कॉन्फिडेंट है, पीसफुल है, खुश है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव इमोशन। लेकिन नेगेटिव क्या होगी, अब इसको उल्टा कर दो, जो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है, आप जो है थके हुए फील कर रहे हो, आप ना उम्मीद हो, आप जो है पैनिक में हो, ये सारी चीज़ें नेगेटिव इमोशन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको जस्ट पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसकी कुछ थ्योरीज है, जिसमें सबसे पहले जेम्स लैंग थ्योरी, जो कि 1884 और 1885 इन सालों में जो है उसने पेश की थी। और ये कह रहे हैं इमोशंस आकर इज़ अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू इवेंट्स, मतलब कुछ काम होता है, कुछ इवेंट होता है, उसका जो रिएक्शन हम देते हैं उसको हम कहते हैं इमोशन, ठीक है। दूसरा जो थ्योरी है वो है कैनन बार्ड थ्योरी, जो 1927 में उसने दी थी। और वो कह रहे वी रिएक्ट टू अ स्टिमुलस एंड एक्सपीरियंस द एसोसिएटेड इमोशन एट द सेम टाइम, मतलब हम जब रिएक्शन देते हैं, ठीक है, किसी स्टिमुलस को, तो हम रिएक्शन और इमोशन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हमने कोई ख़तरनाक चीज़ देखी या कोई जानवर देखा जिससे हमें डर लग रहा है, तो हमें डर भी लग रहा है और हम भाग भी रहे हैं। तो ये क्या है, ये डर लगना और भागना दोनों एट अ सेम टाइम हो रहे, ठीक है, तो ये हमारे इमोशन कहलाते हैं, अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी 1927 में उसने पेश की थी। अच्छा, इसके अलावा स्ट्रैक्टर सिंह थ्योरी, इसमें जो है 1971 में पेश की थी। और ये कह रहे वी एक्सपीरियंस इमोशन बेस्ड ऑन ऑटोनॉमिक अराउजल। वो कह रहे हैं कि ये इमोशंस आना, ये सारी चीज़ें ना आना हमारे बॉडी के एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस है, मतलब खुद ब खुद ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और किसी भी स्टिमुलस के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताए गए हैं प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो आप लिखा हुआ है दे आर ट्रिगर्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट। आप कोई चीज़ देखते हो और उसके बदले में आपके जो इमोशंस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इमोशंस। जैसे आप कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा कोई सीन देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत जगह पे गए हो, तो आपको वो जगह अच्छी लगती है, आप क्या फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, ठीक है, ये आपका प्राइमरी इमोशन है। सेकेंडरी इमोशन क्या है, सेकेंडरी इमोशन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इमोशंस। प्राइमरी इमोशन के बाद, जैसे कि आप हैप्पी फील करते हो, ठीक है, तो आप उस जगह पे रहोगे, आप अच्छा फील करोगे, ये सेकेंडरी होगा, ठीक है, आपको वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। या आप ऐसे समझ ले कि प्राइमरी में आप जो है आपको डर लगा है, तो सेकेंडरी में आप वहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मतलब डर लग रहा है, तो किस वजह से लग रहा है, या फिर आपको जो है ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी ने धमकी दी है, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे, ठीक है, तो आप वहाँ से जाओगे, भागोगे, ये आपका सेकेंडरी इमोशन है जो प्राइमरी के बाद आता है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, मतलब कि किस एज में कौन से इमोशंस एक बेबी के अंदर या एक इंसान के अंदर डेवलप होते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स का जब होता है तो उसके अंदर हैप्पीनेस और सैडनेस का होता है, कि बस वो खुश होता है और परेशान होता है। वो सिर्फ उसके खाने के मामले में होता है कि अगर वो फुल है, उसको खाना मिल रहा है तो वो खुश होगा, खाना नहीं मिल रहा तो सैड होगा, ठीक है। 4 to 6 मंथ्स में उसको एंगर और सरप्राइज़ के इमोशंस भी उसके बॉडी के अंदर आ जाते हैं, मतलब उसको गुस्सा भी आ जाता है, वो सरप्राइज़ भी किसी बात पे हो सकता है। 7 to 8 मंथ्स में उसके बॉडी के अंदर फियर यानी डर का जो है वो भी आ जाता है। 8 to 9 मंथ्स में उसके सारे प्राइमरी इमोशंस आ चुके होते हैं, मतलब जितने भी पहले पहले होते हैं, ठीक है, प्राइमरी इमोशंस। और 18 to 24 मंथ्स में फिर वो
एम्बेरसमेंट और एम्पैथी, मतलब किसी बात पे शर्मिंदा होना, किसी बात पे हमदर्दी जताना, ये सारी चीज़ें आती है। और 2 to 3 years तक फिर क्या होता है कि वो इमोशनल बिहेवियर अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड, कि वो किसी बात पे किस तरह रिएक्ट करना है वो उसको पता होता है, कि अगर किसी बात पे खुश होना है तो भी उसको पता होता है, और किसी बात पे खफा होना है, परेशान होना है तो भी उसको ये चीज़ें मालूम होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो चैप्टर है दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी का आपको बताया गया है प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन रखना, मेंटेन रखना, इसको हम क्या कहलाते हैं? मेमोरी। ठीक है, आपको बहुत पुरानी बात याद है, आप जो है उसको याद रखते हो, ये आपकी मेमोरी है। इसके कुछ 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेमोरी इनकोडिंग। मेमोरी इनकोडिंग मतलब ये कि आप मेमोरी को या आप किसी काम को, किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हो, आप किसी चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को देखते हो, वो आपके दिमाग में आता है, ये कहलाता है मेमोरी एनकोडिंग। ठीक है, ये आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक होता है विजुअल, एक होता है एकॉस्टिक। विजुअल मतलब देखने से या फिर सुनने से। ठीक है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये कि आपको मेमोरी इनकोडिंग हुई, आपको इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, अब वो आपके स्टोरेज में, आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है। ठीक है, और बहुत टाइम तक वहाँ रहता है, काफ़ी पीरियड ऑफ टाइम तक। वो आपके ड्यूरेशन और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि अब कितने टाइम तक, और आपके दिमाग की कैपेसिटी कितनी है। ये दोनों वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, ड्यूरेशन एंड कैपेसिटी, स्टोरेज के हवाले से। अच्छा, नंबर 3 इसका जो कंपोनेंट है वो है रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब ये कि गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज, कि आप कोई चीज़ याद करना चाहते हो, याद दिलाना चाहते हो, कि कोई बहुत ही पुरानी बात है वो आप याद करना चाहते हो कि क्या हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, अगर आपको वो याद हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रिट्राइवल, कोई पुरानी बात याद करना। अच्छा जी, अब टाइप्स ऑफ मेमोरी है कुछ, जिसमें सबसे पहले है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी नाम से पता चलता है कि जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके हवाले से, उसके ज़रिए से हमें जितने भी चीज़ें पता चलती हैं, जितने भी चीज़ें हम उसके ज़रिए महसूस करते हैं और वो हमारी मेमोरी में आ जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंसरी मेमोरी। जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और वो हमारे दिमाग में मतलब फिट हो जाता है कि हाँ, उसका इस तरह कलर था, उसकी इस तरह शेप थी। ठीक है, तो ये जो है क्या है? सेंसरी मेमोरी, क्योंकि हमने अपने सेंस ऑर्गन से देखा, या आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपको उसका टच का पता होता है कि किस तरह का उसकी फीलिंग है। तो ये सेंसरी मेमोरी होती है। इसके भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी वो होती है जो आप आइज़ के ज़रिए देखते हो। ठीक है, हर वो चीज़ जो आपको आइज़ के ज़रिए महसूस हो, उसको हम आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। दूसरा क्या है? इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप ईयर्स के ज़रिए सुनते हो, मतलब आपने कोई चीज़ सुनी और आपको याद है, आपके दिमाग में है, वो क्या है? इकोइक मेमोरी। और इसके अलावा हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी वो मेमोरी है जो आप फील करते हो, आपको कोई चीज़, जैसे बाई बाई टचिंग आप किसी चीज़ को फील करते हो, या वैसी आपको उसकी फीलिंग पता है। ठीक है, इसको हम हैप्टिक मेमोरी में काउंट करते हैं। दूसरी जो मेमोरी है दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग या फिर एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, और ये बहुत जल्दी बंदा भूल जाता है, मतलब ये 20 to 45 सेकंड्स आपके दिमाग में रहता है, फिर आप बात भूल जाते हो। इतने मतलब इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती, अगर आप उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से आगे नहीं जाएगा और आप वो चीज़ भूल जाओगे जल्द से जल्द। ठीक है, इसके अलावा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक्सटेंडेड पीरियड तक आपके जहन में रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक आपके जहन में जब कोई चीज़ रहती है, जैसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद होता है, ठीक है, काफ़ी सालों से, ये क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी है। या आपने कभी स्कूल में नर्सरी में ABC 1 2 3 पढ़ा होगा, आपको बहुत सालों से याद है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। ये मतलब काफ़ी टाइम तक जहन में रहती हैं, कभी कुछ दिनों तक, कभी कुछ घंटों तक, या कभी कुछ सालों, या पूरी ज़िंदगी भी रहती है। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी जो है वो मेमोरी होती है जो कि अनकॉन्शियस एफर्ट्स और स्किल्स इसमें लगते हैं, मतलब आप उसको, कोई चीज़ आपने सीखी और बस आप कर रहे हो, ठीक है, अनकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं चलता मैं ये काम किस तरह कर रहा हूँ, लेकिन आप करते हो, ये अनकॉन्शियस होता है। इसके अंदर फिर दूसरा जो टाइप है वो है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी हर वो चीज़ जो कि आप सीखते हो और आप में और किसी दूसरे बंदे में वो फ़र्क होता है। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये क्या है?
कि हर किसी को नहीं आता, तो ये अगर आपको आता है तो आपके मेमोरी में ये बात स्टोर है, प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कह सकते हैं, और इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है सिमेंटिक मेमोरी और एक है जनरल। सिमेंटिक मेमोरी मतलब उसमें आता है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। जैसे आपको जो है दुनिया के बारे में कोई चीज़ पता है, जैसे हम कहते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया का पॉपुलेटेड कंट्री है, या फिर लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या फिर जापान के ये चीज़ें मशहूर है। ये जो है क्या है, मतलब जनरल नॉलेज जिस तरह भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एपिसोडिक मेमोरी जो है वो भी एक्सप्लिसिट का ही टाइप है। उसके अंदर ये आता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ख़ास लम्हात याद हैं या आप याद कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप कह रहे हो कि मैं स्कूल इतने साल की उम्र में जो है दाखिल हुआ था, मैं जो है फलाने रास्ते से जाता था, या इस तरीके जो पुरानी चीज़ें होती हैं, अगर आप कोई एपिसोड्स याद कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस हम कहते हैं मुदाखलत को, किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत करना। अब इंटरफेरेंस यहाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फॉरगेटिंग होती है, कभी कभी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो ये भूलने का जो अमल है ये किस तरह होता है और हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, उसके आपको बताए गए। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके जहन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिक्सअप हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके जहन में कोई पुरानी चीज़ है और उसी हवाले से आपने कोई नई चीज़ सीखी, तो वो दोनों आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो आप जो है आप वो क्या करते हो, भूल जाते हो कि मतलब किस तरह का था, पहले वाला सही था, दूसरा सही था, या फिर पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ठीक है। तो बंदा भूल जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इसी इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जब आपने कोई पुरानी चीज़ मतलब आपके दिमाग में है और आपने उसके बजाय कोई नई चीज़ सीखी, तो आप पुरानी वाली चीज़ भूल जाते हो। जैसे कि आपने कोई मोबाइल फ़ोन नंबर चेंज किया है, ठीक है, तो आपका जो पुराना नंबर था आप वो भूल जाओगे और आपको नया वाला याद रहेगा। ये क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस के किसी नई चीज़ के आने की वजह से आप पुराना वाला भूल जाते हो, ये है प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव क्या है कि आप कोई नई चीज़ नहीं सीख पाते, या आप कोई नई चीज़ सीख पाते हो तो आपको वो पुराना वाला जो है वो नहीं भूल पाते। जैसे किसी ने कोई नाम अपना सरनेम चेंज किया है, ठीक है, तो आपको नहीं पता, या आप जो है उसे अब नए नाम से नहीं जानते, या फिर आपको याद नहीं रहता कि इसने नाम चेंज किया हुआ है, तो आप उसको उसी पुराने नाम से बुलाते हो, ठीक है। ये क्या होता है, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग। लर्निंग द मेमोरी है, हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग। लर्निंग जो है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने इसमें नहीं लिखे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लर्निंग का मतलब क्या होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आना। परमानेंट चेंज मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी भर वो रहें, ठीक है। जैसे आप ABC सीखते हो, ठीक है, तो आप वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहता है, और ये एक परमानेंट चेंज है। या आप जो है कोई नया काम करना सीखते हो, तो फिर वो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हो, मतलब लाइफ टाइम आप वो एक चेंज होता है आपके ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। ये होता है लर्निंग। इसके मेन ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से इसके 3 डोमेन्स है। ये वैसे याद रखने वाला पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के हवाले से कितने डोमेन्स है या कितने हैं। तो 3 डोमेन्स है, एक है कॉग्निटिव, एक है साइकोमोटर और एक है इफेक्टिव। कॉग्निटिव मतलब ये कि आपके दिमाग कितना अच्छा है, कितने तेज़ है जो कि आप किसी चीज़ को सीखते हो। साइकोमोटर आप किन किन स्किल्स को सीख सकते हो, या क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, आप किन चीज़ों में अच्छे हो, ठीक है। और इफ़ेक्टिव आपका करना, एक्सपीरियंस गेन करना, किसी काम का करना जो है वो इफ़ेक्टिव में आता है। तो 3 मेन डोमेन्स हैं, ठीक है, लर्निंग के। टाइप्स ऑफ लर्निंग है, टाइप्स ऑफ लर्निंग क्लासिक कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ये बहुत ही लेंदी चीज़ें हैं जो कि मैंने लर्निंग वाली वीडियो में डिटेल से बताई हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि आप जाके वो वीडियो देखें। आपको बस इसमें इतना मैं बताता हूँ कि ये दिया किसने था। क्लासिक कंडीशनिंग का आपको जो है साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नाम याद होना चाहिए, दैट इज़ आइवन पेवलोव, ठीक है, जो कि 1849 में पैदा हुआ था और 1936 में
उसकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए और उसके साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट क्या था, वो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और ये सारी चीज़ें बताई थी। यहाँ पे मैं बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप जो है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में उसने जो है माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें स्कैनर बॉक्स वगैरह वो बनाया गया था, जिसमें माउस को उसने बंद किया था, ठीक है। और ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला एक्सपेरिमेंट था, ये किया था B.F. स्किनर ने, और उसका जो डेट है वो है 1904, 1904 में वो पैदा हुआ था और 1990 में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है रीएंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीएंफोर्समेंट मतलब किसी को रिवॉर्ड देना, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने क्लास में पोजीशन ली है या टॉप किया है, आप उसको उसी चीज़ के ऊपर क्या देते हो, रिवॉर्ड देते हो, कोई कोई भी इनाम देते हो, ठीक है। अब वो चाहेगा कि ये काम बार बार हो, तो ये एक किस्म का आपने रीएंफोर्स किया है उसको। रीएंफोर्स मतलब ये कि कोई अच्छे काम के बदले कोई सिला देना, कोई रिवार्ड देना, जिसकी वजह से वो काम रिपीट हो, ठीक है। रिजल्ट दैट मेक अस टू रिपीट अ बिहेवियर। दूसरा क्या है, पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब एक किस्म की सज़ा। एक काम गलत हुआ और आप नहीं चाहते कि ये काम दोबारा हो, तो आप उसकी वजह से क्या करते हो, उस बंदे को, उस बच्चे को सज़ा देते हो। ये होता है पनिशमेंट, कि वो जो काम गलत हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा फ़ेल हुआ और उसके पास कोई मोबाइल है, टीवी है, जो भी आपने उससे ले लिया, ठीक है। तो ये एक किस्म का पनिशमेंट आप उसको दे रहे हो। तो उसका क्या है, आप पनिशमेंट उसको इसलिए दे रहे हो ताकि वो दोबारा फ़ेल ना हो, वो जो काम है वो रिपीट ना हो। इसको हम क्या कहते हैं, पनिशमेंट कहते हैं। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। नेक्स्ट वन जो है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंटेलिजेंस जो है लैटिन वर्ड है, इंटेलिगेर से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझना, ठीक है। ये आ सकता है पेपर में। अच्छा, इंटेलिजेंस का हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक है ग्लोबल कैपेसिटी टू थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड डील इफेक्टिवली। मतलब अ, अच्छे से सोचना, कोई काम अच्छे से करना और लोगों के साथ या एनवायरनमेंट के साथ डील करना अच्छे से, ये है इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये डेफिनेशन पेश की थी वेशलर ने 1994 में। ये आपको नाम और डेट याद होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, द एबिलिटी टू मास्टर नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आपको किसी फील्ड में, किसी कम्युनिटी में कोई ख़ास स्किल्स चाहिए, कोई ख़ास आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, कोई मतलब जो भी है, ठीक है, जो आपको वहाँ रहने के लिए चाहिए, जो ज़रूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। और ये जो डेफिनेशन थी, ये लोर्तो 1990 में उसने पेश की थी। अच्छा, इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कंक्रीट, सोशल और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट इंटेलिजेंस वो होता है जो कि मैकेनिक्स और इंजीनियर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मशीन में इस्तेमाल करते हैं, मशीन कैसे चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह काम करता है, ठीक है। ये कंक्रीट जो कि आप किसी फिज़िकल वर्क में यूज़ करते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल और इमोशनल। सोशल या इमोशनल मतलब ये कि आप अच्छे से बात करो लोगों से, आप वाइजली होशियार बनो, आप जो है लोग आपसे मुतासिर हो, जैसे कि लीडर्स होते हैं या सेल्समैन होते हैं, दुकानदार वगैरह, ठीक है। आपको अपनी बातों से मुतासिर करते हैं और जो बात वो बोलना चाह रहे हैं या जो बोलना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जो है वो यकीन करते हो कि हाँ, ये तो सच कह रहा है, और आप उसको फॉलो करते हो। ये क्या होता है, सोशल या इमोशनल इंटेलिजेंस, के वो आपको अपने बातों के ज़रिए आपको जो है अपनी तरफ आमादा करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल, इसको हम कहते हैं। इसको जो है ज़्यादातर एकेडमिक उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिस तरह कोई अल्फाज समझना, कोई नंबर समझना, कैलकुलेशन करना, इस तरह की चीज़ें करना, जैसे टीचर, लॉयर या फिलोसफर वगैरह ये काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी आईक्यू लेवल, जिस तरह हम देखते हैं, ठीक है। आईक्यू लेवल का जो कॉइन था या जिसने पेश किया था, वो उस साइंटिस्ट का नाम था विलियम स्टर्न, ठीक है। और इसका जो चार्ट था वो पीपीटी में है, तो आप वो देख लीजिएगा कि कौन सा आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, जिसमें 100 जो है वो एक बॉर्डर लाइन है। अगर 100 से कम है तो मतलब वो बच्चा जो है वो, या जो बंदा है, उसका जहन
थोड़ा सा कमज़ोर होता है, 100 के ऊपर होता है तो आगे जाता है अच्छा होता है, मतलब काबिल बंदा होता है। ठीक है, अब ये जो चार्ट होता है आपने वो पीपीटी से देख लेना है और अच्छे से समझ लेना है। उसमें बस कुछ नहीं है, उम्र के हिसाब से मतलब डिफरेंट स्टेजेस बताई गई है। थ्योरीज जो है वो इसमें काफ़ी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले इसमें है फैक्टर थ्योरीज। फैक्टर की थ्योरी के अंदर आपको टू फैक्टर थ्योरी मिलेगी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी मिलेगी। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी जो है, टू फैक्टर या फिर हम उसको जी थ्योरी भी कह सकते हैं, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में पेश की थी। उसमें दो चीज़ें थी, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटीज़। ठीक है, मतलब ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर पैदाइशी तौर पर कुछ एबिलिटीज़ होती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हम माहौल से सीखते हैं। तो उन दोनों को मिला के हमारा एक इंटेलिजेंस बनता है। ठीक है, तो ये थ्योरी पेश की थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1927 में। आप वो पीपीटी से देख लीजिएगा, मैं जस्ट आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो पीपीटी बता रहा हूँ, सॉरी, थ्योरी जो है वो है ग्रुप फैक्टर। फैक्टर जो थ्योरी थी वो एल थर्स्टोन ने 1938 में पेश की थी, और उसने जो है कहा था कि जनरल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता, ये जो है आपके मतलब हमारी बनाई हुई बातें हैं। अगर किसी बंदे के अंदर ये 7 चीज़ें हैं जो कि उसने बताई अपनी थ्योरी के अंदर, तो वो एक इंटेलिजेंट बंदा है, और उससे जो है आप चीज़ें मतलब एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। ठीक है, जिस तरह उसमें है वर्बल, मतलब वो बोल सकता है। स्पेशल मतलब ये कि वो कोई चीज़ इमेजिन कर सकता है, वो अपने दिमाग में किसी चीज़ की तस्वीर बना सकता है, या फिर कोई आप उसको कोई इमेजिनेशन दे सकते हो। ठीक है, मतलब दिमाग से काम ले सकता है। इसके अलावा नंबर, वो कोई कैलकुलेशन कर सकता है, नंबर्स पे जो है उसका दिमाग काम कर रहा होता है। उसकी मेमोरी सही है, वो रीजनिंग कर सकता है। वो परसेप्चुअल है, परसेप्चुअल मतलब ये कि चीज़ें सही से समझ सकता है, परसेप्शन उसका सही है, और वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये उसने कहा अगर ये 7 चीज़ें किसी बंदे के अंदर है तो उसकी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल सही है, और वो एक इंटेलिजेंट बंदा आप उसको कह सकते हो। ये थ्योरी का नाम है ग्रुप फैक्टर्स। ठीक है, और ये पेश की थी एल थर्स्टोन ने 1938 में। ये दो थ्योरी जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो चैप्टर है इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मोटिवेशन का वर्ड जो है मोटिव से निकला हुआ है, इसका मतलब है नीड्स, डिज़ायर, किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की ज़रूरत। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, अ नीड और डिज़ायर दैट एनर्जाइजेज एंड डायरेक्ट बिहेवियर। मतलब किसी ज़रूरत की वजह से आप किसी काम करने पर आमादा होते हो, आपको उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भूख लगते ही आपको भूख लगता है। ठीक है, तो भूख लगने की वजह से आप जो है कोई काम करोगे, आप पैसे कमाओगे, तो ही जाके आप अपने लिए खाना ख़रीदोगे और आप खा सकते हो। तो ये जो नीड है ये आपकी मोटिवेशन है। ठीक है, इसकी वजह से आप मोटिवेट होते हो। इसके भी कुछ थ्योरीज है जिसमें इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ड्राइव थ्योरी है, इंसेंटिव है, अराउजल है, मेजलो है, जो कि हम एक एक पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहली है इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो कि विलियम्स जेम्स ने 1890 में पेश की थी, और इसमें कहा है कि पीपल कोड मॉडिफाई दियर बिहेवियर बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। मतलब ये कि लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं अगर वो चीज़ें नई सीखते हैं, और नई नई चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो कि विलियम जेम्स ने 1890 में पेश की है। दूसरी थ्योरी है ड्राइव थ्योरी, वुडवर्थ ने 1918 में पेश की थी, और उसने ये कहा था कि बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का आना लाजमी है। कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो आपको बॉडी के मतलब आपके बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं, और वो आपके लिए मोटिवेशंस होते हैं। जैसे कि खाना पीना, अगर आप भूखे हो तो आपको खाना होगा, आप प्यासे हो तो आपको पीना होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो कि आपको होम्योस्टेसिस पे रखती है। मैंने जस्ट होम्योस्टेसिस लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। अच्छा, नंबर 3 इज इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी जो है वो बी एफ स्किनर ने पेश की थी 1938 में, और उसने कहा था कि लोग जो है किसी गोल अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आप किसी को रिवॉर्ड देते हो, कोई सैलरी देते हो, ठीक है, तो वो आपकी नौकरी करेंगे। लोग जॉब पे क्यों जाते हैं?
क्योंकि उनको सैलरी मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो उसने यही कहा कि लोग जो भी काम करते हैं तो वो किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अराउजल थ्योरी। अराउजल थ्योरी स्टेट ऑफ बीइंग अवेक और एक्साइटेड, मतलब आप अपने आप को जो है जगा रहे हो या आप अपने आप को एक्साइट कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो कोई काम करने के लिए, ठीक है। ये है अराउजल थ्योरी। और इसके अलावा है मेज़लोस थ्योरी। मेज़लोस थ्योरी में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स थे, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड थे, फिर उसके बाद सेल्फ स्टीम और सेफ्टी, मतलब ये कि पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, खाना पीना, उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाओगे, उसके बाद आपको घर चाहिए होता है, फिर आपको बिलोंगिंग्स, पार्टनर्स, रिश्ते चाहिए होते हैं, फिर आपको जो है वो जॉब चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद जो है वो सेल्फ इस्टीम और ये सारी चीज़ें आती हैं, पीपीटी में देख लीजिएगा, इस पे ऑलरेडी हम वो बात कर चुके हैं। इसके अलावा है कॉग्निटिव थ्योरी, जो है वो कह रहे हैं कि लर्न सर्टन बिहेवियर टू सर्टन गुड्स, मतलब कुछ काम करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बाइक चलानी है तो आप वो बाइक चलाना जो है वो सीखना होगा। ये क्या है, कॉग्निटिव, मतलब दिमाग से कोई काम करना है, उसके लिए आपने लर्निंग करनी होगी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसमें है वो है मैकलेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स, ठीक है। मैकलेलैंड थ्योरी जो है वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नीड्स आर एक्वायर्ड ओवर टाइम। सिंपल मैंने यही लिखा हुआ है, बाकी थ्योरी में काफ़ी वो लंबा सा उसने लिखा हुआ है, लेकिन उसका ख़ुलासा यही है कि आपको जो है अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के आपके ऊपर जो है वो टाइम्स आते हैं, जिसमें आपको हर स्टेज पे डिफरेंट आपके अचीवमेंट्स होते हैं, आप जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप पहले जो है किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करोगे, आप ये देखोगे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, मैं पैसे कमाऊँ और मेरी फैमिली हो, मैं मतलब एक सेटल बंदा हो जाऊँ, ठीक है। तो आप पहले क्या चाहोगे, पहले आप अचीवमेंट करोगे। दूसरा जो उसके बाद स्टेप आता है वो है पावर, मतलब ये कि आपने अचीव कर लिया सब कुछ, आप सक्सेसफुल हो गए, अब आपको पावर चाहिए होता है कि मेरे कंट्रोल में कोई हो, मैं किसी के ऊपर हुक्म चलाऊं, या फिर जो है मैं एक किसी के लिए एक इंचार्ज बनूं, ठीक है, मेरे हुक्म के मुताबिक जो है वो लोग काम करें। ये क्या होता है, पावर, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप है वो है एफिलिएशन। एफिलिएशन में यही कहते हैं कि मतलब ये कि लोग जो है मुझसे मुतासिर हो, जो मैं कहूँ या जो मैं हूँ, लोग मेरे जैसा बनना चाहे, एफिलिएशन, ठीक है, इसको कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इमोशन के कुछ टाइप्स बताए गए हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है, वो हर वो काम जो आप अपनी खुशी से अपने कामयाबी के लिए करते हो, ठीक है। जैसे आप जो है पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि मैंने पढ़ना है या मैं कुछ बनूंगा आगे जाके तो मुझे ही फ़ायदा है। ये क्या है, आप अपने खुशी के लिए या आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने कामयाबी के लिए जब खुद से कुछ करते हो, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आप जो है कोई किसी काम पर मजबूर नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक इंट्रिंसिक। दूसरा क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आप किसी रीएंफोर्समेंट या किसी पनिशमेंट के वजह से करते हो, आपको जो है कोई रिवार्ड मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने क्लास टॉप किया है तो आपको रिवार्ड मिला है, अब आप मज़ीद ये चाहोगे कि मैं क्लास टॉप करूं, तो ये क्या होगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि आप रिवार्ड के लिए कर रहे हो, ठीक है। रिवार्ड के लिए आप कर रहे हो, आपको रिवार्ड रीएंफोर्समेंट लेना है, इसीलिए आप जो है वो एक्सट्रिंसिक है, मतलब एक्सटर्नल कोई फोर्स आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा क्या है, पनिशमेंट। अगर आपको ये डर है कि मैंने ये नहीं किया तो मुझे सज़ा मिलेगी, अब सज़ा ना मिलने की वजह से आप क्या कर रहे हो, वो काम कर रहे हो कि मुझे सज़ा ना मिले, तो इसलिए आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आते हो कि आपको सज़ा मिलेगी, इसीलिए आप वो काम करते हो। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी मोटिवेशन, सेकेंडरी मोटिवेशंस, ये क्या चीज़ें होती हैं। प्राइमरी मोटिवेशन वो होती हैं जो कि बिल्कुल बेसिक नीड होती हैं, जैसे पानी और खाना, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आपको सेकेंडरी मोटिवेशंस पे नहीं जा सकते। ये ऑटोनॉमिक होती हैं, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में होती हैं, बिल्ट इन प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब और सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी हर वो चीज़ जो आपको प्राइमरी मोटिवेशन के क्लोज लेके जाए। जैसे आपको खाना और पानी
मिलना है, आप चाहते हो कि मुझे मिलें, ठीक है, तो क्या होगा कि आप उसके लिए कुछ करोगे, कुछ कमाओगे या कुछ जो है कोशिश करोगे तो ही आप जाके खाओगे पियोगे, ठीक है। ये सेकेंडरी मोटिवेशन में आता है कि आप प्राइमरी मोटिवेशन को हासिल करने के लिए क्या करते हो, सेकेंडरी मोटिवेशन यही होता है। क्यूरियासिटी एक लफ्ज़ था, उसमें क्यूरियासिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की जो ख्वाहिश होती है या इल्म हासिल करने का जो प्यास होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्यूरियासिटी। मतलब आपने कोई चीज़ जाननी है, आपने कोई चीज़ समझनी है और आप चाहते हो कि यार ये कैसे होगा, किस तरह होगा, मैं इस चीज़ को समझूं, ठीक है, क्यूरियासिटी, आप क्यूरियस हो रहे हो, इसको हम कहते हैं क्यूरियासिटी। दैट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, यहाँ पे लिखे भी हैं, आपको ग्रुप में शेयर भी किया है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको चीज़ें समझ आएगी और इंशाल्लाह पेपर दुआ है कि अच्छा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।